हेलो सावित्री। आज मेरे नए घर का गृह प्रवेश है। तेरी जीजी ने भी तेरे पड़ोस में ही घर बना लिया है। सबके साथ आज तेरा घर पर न्योता है। ज़रूरी नहीं कि हमारी खुशियों में बाकी सब लोगों की भी खुशी छिपी हो या फिर वो हमारी खुशी में खुश हो। ऐसा ही कुछ हाल है निर्मला की बहन सावित्री का। अब निर्मला ने उसे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए न्योता तो दे दिया, लेकिन क्या उसकी बहन उसकी खुशी में खुश होती है या उसकी तरक्की देखकर उसके मन में जलन की आग दौड़ने लगती है? चलिए देखते हैं। बाप रे बाप, क्या घर बनाया है जीजी ने। मैं तो इतने साल पैसे जोड़कर भी इतना अच्छा घर नहीं बना पाई और इन्होंने इतने सालों में अपना ये दूसरा घर भी बना लिया। अरे मन ही मन क्या सोचने लग गई सावित्री? घर अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छा है जीजी, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, घर का पूरा नक्शा ना मेरी बहू ने बनाया था। मेरी बहू हर काम में आगे है, बहुत समझदार, एकदम गुणवती है। मैं अभी हमारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। चाय नाश्ता आ गया है मम्मी जी। नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते बेटा। वाह वाह बेटा, मेरे कहने से पहले ही हमारे लिए चाय नाश्ता भी ले आई। मैंने कहा था ना, एकदम गुणवती बहू है मेरी। इतनी जल्दी सारे काम कर लेती है कि मुझे तो चाय का एक झूठा कप भी रसोई में नहीं रखने देती। फिर तो बहुत अच्छा है जीजी, इसी तरह आपकी बहू आपकी सेवा करती रहे। वैसे बहू तो मेरी भी कुछ कम नहीं है, बहुत सेवा करती है मेरी। मेरे कहने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ करके रख देती है। जैसे ही रेणुका वहाँ से जाती है। पकोड़े तो रेणुका बहू ने ठीक ही बनाए हैं, लेकिन कभी ना मेरी बहू के हाथ के पकोड़े खा के देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और देखो तो इसमें कितना तेल है। आपको तो पहले ही बीपी की दिक्कत रहती है ना, आपकी बहू को आपकी सेहत का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं बनवा लेती हूँ, वरना मेरी बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अभी बहू नई नहीं है ना जीजी, इसलिए आप समझ नहीं रही। थोड़ा समय बीत जाने दो, तभी बहू का असली रंग सामने आएगा कि आपकी सेहत को खराब करने के लिए जानबूझकर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाती है। अरे ऐसा नहीं है सावित्री। जाने दो जीजी। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू ने दोपहर का खाना बना लिया होगा। जब तक मैं घर पर जाकर खाना नहीं खाऊंगी तब तक वो अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखेगी। अरे लेकिन रेणुका हमारे लिए खाना बना रही है ना। नहीं नहीं जीजी, मैंने तो पकोड़े खा लिए, वही बहुत है। अब खाना तो मैं अपनी बहू के हाथ का ही खाऊंगी। वो मेरे खाने में ना तेल मसाले का बहुत ध्यान रखती है। जानबूझकर ये सारी बातें बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन निर्मला पर कहीं ना कहीं उसकी कही बातों का असर होना शुरू हो जाता है। कहीं सावित्री ठीक तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। निर्मला खाना खाने जाती है। अरे मौसी जी कहाँ चली गई? अरे उससे कुछ काम था तो वो जल्दी घर चली गई। लेकिन ये तूने कैसा खाना बनाया है? देख तो, सब्जी में कितना तेल तैर रहा है और मीठे में इतना घी डालकर हलवा बनाया है। मीठे में कुछ और भी तो बना सकती थी जिसमें घी का इस्तेमाल कम होता। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि मौसी जी को हलवा पसंद है, इसलिए मैंने मीठे में हलवा बना दिया, वरना मैं तो आप दोनों के लिए हेल्दी ओट्स की खीर बनाने वाली थी। अच्छा, इतना ही हेल्दी बनाना चाहती थी तो फिर सब्जी में इतना तेल क्यों डाला है? मम्मी जी, सब्ज़ी तो मैंने ज़ीरो ऑयल में बनाई है, लेकिन मौसी जी को खाने में ये अजीब ना लगे इसलिए ऊपर से एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल का तड़का लगा दिया, इसलिए आपको तेल ऐसे ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है। बाकी खाने में तो सिर्फ एक चम्मच तेल ही है। रहने दे, मेरा मन ही नहीं है ये खाना खाने का। मेरे लिए शाम को खिचड़ी ही बना दियो। लेकिन मम्मी जी। निर्मला खाना खाए बिना ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद। अरे सावित्री, बड़े दिन बाद आना हुआ। मैं कितने दिन से तुझे याद कर रही थी। अब क्या करूँ जीजी, बहू घर पर मेरी इतनी सेवा करती है कि घर से बाहर निकलकर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा अच्छा, वैसे तेरी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? मैं भी खरीदूंगी। इसके लिए तो मुझे अपनी बहू से ही पूछना पड़ेगा जीजी। असल में तो मेरी बहू जब से मेरे घर आई है ना, वही मेरे लिए सारे कपड़े लेकर आती है। ना करते हुए भी महीने में मेरे लिए 4-5 साड़ी तो ले ही आती है। इतना मना करती हूँ लेकिन मानती ही नहीं। कहती है, मम्मी जी मुझे आपके लिए नई नई चीज़ें लेने में बहुत खुशी होती है।
शादी से पहले मैं अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती थी और शादी के बाद आपके लिए। आप भी तो मेरे लिए मेरी माँ हो। बिल्कुल, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं उसकी सास हूँ। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए। मेरी रेणुका भी ना ऐसी ही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। अच्छा जीजी, वैसे रेणुका भी आपके लिए ऐसे ही साड़ियाँ लेकर आती है क्या? मुझे भी तो दिखाइए आपकी बहू आपके लिए कैसी साड़ियाँ लेकर आती हैं। आती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, जब कोई त्योहार होता है तो लेकर आती है। पिछली बार होली पर लेकर आई थी। इतने महीने पहले? फिर तो वो औपचारिकता हो गई ना जीजी, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए कुछ लेकर आई। खैर मैं घर चलती हूँ, बहू से सर की मालिश करवाऊँगी। 2 दिन पहले करवाई थी। आपकी बहू भी आपकी मालिश करती है क्या? हाँ हाँ करती है ना, जब कभी सर में दर्द होता है तो इतनी अच्छी मालिश करती है। देख अभी बुलाती हूँ। रेणुका बेटा, रेणुका। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। अरे मौसी जी आप, नमस्ते। अभी आप दोनों के लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। जीजी के सर में दर्द है, तू उनके सर की मालिश कर दे। क्या? आपके सर में दर्द है और आप मुझे अभी बता रही हैं मम्मी जी? मैं अभी आपके लिए मालिश वाला तेल लेकर आती हूँ। अरे ये तो सच में जीजी की मालिश करने के लिए तेल लेने जा रही है। ऐसे तो मैं कैसे जीजी को इसके खिलाफ भड़का पाऊंगी। देखा सावित्री, कितना ध्यान रखती है मेरी बहू मेरा। एक बार मेरे सर में दर्द के बारे में सुनते ही मालिश के लिए तेल लेने चली गई। रेणुका मालिश का तेल लेकर बाहर आती है, तभी उसके फ़ोन पर उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। हेलो हेलो रेणुका, प्लीज़ जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है मेरा। मम्मी पापा भी अभी यहाँ नहीं है। ओ माय गॉड, तू टेंशन मत ले, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ बहू? माँ जी वो मेरी फ्रेंड है ना निधि, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट लग गई है उसके। अंकल आंटी भी यहाँ नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ अभी सर दर्द की ये दवाई खा लीजिए, मैं वापस आके आपकी मालिश कर दूँगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ देखा जीजी अपनी बहू को, अभी तक आराम से अंदर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने मालिश करने को बोला तो काम से बचने के लिए अपनी सहेली को ऐसे फ़ोन करने को बोल दिया। अब आराम से बाहर जाकर ऐश करेगी। ऐसा नहीं है सावित्री, उसने बताया तो था कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है। आप ना बहुत भोली हो जीजी। उसकी सहेली का एक्सीडेंट होगा तो वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाएगी, आपकी बहू को क्यों बुलाएगी? अरे लेकिन उसके मम्मी पापा। जाने दो जीजी, आप नहीं समझोगी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। आपकी बहू ने तो आपकी मालिश नहीं करी, मैं तो घर जाके अपनी बहू से मालिश करवाऊँ। निर्मला के मन में उसकी बहू के प्रति फिर से चिंगारी जलाकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब रेणुका घर आती है, अब कैसी तबीयत है तेरी सहेली की बेटा, ठीक तो है ना वो? अरे मम्मी जी आपको क्या बताऊँ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसका। आज उसका बर्थडे था और मैंने घर के काम की वजह से पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला। ये लड़की भी ना। खैर मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, बहुत देर हो गई मुझे आने में मम्मी जी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही खिचड़ी बनाकर खा ली है। निर्मला देवी गुस्से में उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सही कह रही थी सावित्री, इसने खुद ही जानबूझकर अपनी सहेली को बोलकर फ़ोन करवाया। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब इसके असली रंग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से रात का खाना भी मुझे खुद बना के खाना पड़ा, और आखिर एक बार भी इसने मेरे सर दर्द के बारे में नहीं पूछा। मेरी वजह से मम्मी जी को खाना बनाना पड़ा। अरे मम्मी जी के तो सर में भी दर्द था, जाकर उनकी मालिश कर देती हूँ। रेणुका तेल लेकर निर्मला की मालिश करने जाती है तो देखती है कि निर्मला तो सो चुकी है। मम्मी जी तो सो गई, लगता है दवाई से उन्हें आराम हो गया होगा। मैं भी जाकर सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। कुछ दिन बाद सावित्री फिर से निर्मला के घर आती है। अरे तू थैले में अपने साथ क्या लेकर आई है? जी आज मेरी बहू ने घर पर पनीर लबाबदार और मलाई कोफ्ते बनाए थे। मुझे ध्यान में आया कि ये तो आपको भी बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी बहू से कहकर आपके लिए भी बनवा लिया। इस थैले में वही लेकर आई हूँ, और साथ में गर्मा गर्म रोटी और चावल भी है। अरे वाह वाह वाह, आज तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा।
वरना मेरी बहू तो पता नहीं अब नए ज़माने का कौन सा अजीब अजीब सा खाना बनाती रहती है। अरे छोड़ो ना अपनी बहू की बातें, और मेरी बहू के हाथ का खाना खाओ। दोनों खाना खाती हैं। वाह सावित्री, क्या खाना बनाया तेरी बहू ने, बिल्कुल ढाबे जैसा खाना। कोई कह ही नहीं सकता ये खाना ढाबे का नहीं है। कहेगा भी क्यों जब ये खाना है ही ढाबे का। अरे तू क्या सोचने लगी, खाना बहुत स्वाद है सच्ची। काश मुझे भी तेरी बहू जैसी बहू मिलती, तो मेरे खाने की तो मौज ही हो जाती। और इसमें तेल भी कितना नाप तोल कर डाला है तेरी बहू ने, बहुत ही समझदार है। हाँ जीजी सो तो है। अच्छा हुआ कि पहले ही ढाबे वाले को बोलकर सब्जी में कम तेल डलवाया। खाना खाने की कुछ देर बाद सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त, बहू आज तू मेरे लिए दाल मखनी और कढ़ी पकौड़े बना। बहुत दिन हो गए तूने ऐसा कुछ नहीं बनाया। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको हल्का खाने को बोला है ना, इसलिए मैं आपसे ये सब नहीं बनाती। और दाल मखनी में कितना सारा मक्खन पड़ता है, और कढ़ी पकोड़े में तले हुए पकोड़े आपको बहुत नुकसान करेंगे। दाल मखनी तो मैं आपको नहीं खिला सकती, लेकिन मूंग की दाल और बिना पकोड़े की कढ़ी बना देती हूँ चावल के साथ, वो आपके लिए ठीक रहेगी। तो ये सब खाना कम तेल में भी तो बना सकती है ना। ज़रूरी है क्या दाल मखनी में ज़्यादा मक्खन डालना? थोड़ा कम मक्खन डालकर भी तो बना सकती है। माँ जी, थोड़ा सा मक्खन भी आपके लिए अच्छा नहीं है, बात समझिए ना ज़रा। ठीक है ठीक है। रेणुका किचन में खाना बनाने जाती है। ठीक कह रही थी सावित्री, जब उसकी बहू मेरे लिए कम तेल वाला इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती है, तो फिर इससे मेरे लिए कुछ बनाने में क्या आफत आ जाती है। जब देखो तब ऐसा ही बेस्वाद खाना खिलाती रहती है। सावित्री के बहू के हाथ का खाना खाकर तो मज़ा आ गया, और मुझे वो खाना कुछ नुकसान भी नहीं किया। अगले दिन दोपहर के समय, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए मिक्स वेजिटेबल दलिया और रायता बनाया है। एक मिनट, तूने ये दलिए के अंदर घी क्यों डाला है? सादे दलिए से आपको एसिडिटी हो जाती है ना, इसलिए एक छोटी चम्मच घी डाला है। हाँ, जब कल कढ़ी पकौड़ा बनाने को बोला तो कहने लगी इसमें इतना तेल है, और अब खुद मुझे ऐसे घी खिला रही है। नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं है मेरा कुछ भी खाने का मन, समझी? लेकिन मम्मी जी, बोला ना मैंने, ले जाइए खाना। निर्मला देवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम के समय, आज तो मैं शाम को सावित्री के घर जाकर उसकी बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी। कम से कम वो मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना तो बना देगी। ये सोचकर निर्मला देवी अपनी बहन के घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसती है तो घर के अंदर तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे देखकर निर्मला देवी के तो होश ही फाख्ता हो जाते हैं। बाप रे बाप, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये तो बिल्कुल ही काया पलट हो गई। सच्चाई ये थी, और मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने कुछ और ही सच्चाई बताई। इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सावित्री देवी फिर से निर्मला के घर एक डब्बा लेकर आती है। अरे आज तो इस डब्बे में क्या ले आई? आज क्या बना के भेज दिया तेरी बहू ने मेरे लिए? मैंने उसे बताया कि जीजी को खीर बहुत पसंद है, तो उसने आपके लिए काजू बादाम डालकर खीर बना दी। अरे वाह वाह वाह, खीर तो मुझे बहुत ही पसंद है। हम खीर तो खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आज तुझे कुछ दिखाती भी हूँ, तो खीर खाने का मज़ा ज़्यादा आएगा। क्या जीजी? बस अभी टीवी चलाती हूँ, देख तू। निर्मला टीवी ऑन करती है। आज खाने में क्या बनाना है बहू? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आज खाने में मुझे दम आलू, अचारी भिंडी, पुलाव, रोटी और बूंदी का रायता खाना है। हर रोज़ एक ही बात आपको बार बार बतानी पड़ती है, और मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसलिए खाना जल्दी बनाना। हर रोज़ की तरह अपनी उस कछुए वाली स्पीड से खाना मत बनाना। हाँ, बस अभी बना रही हूँ बहू। खाना बनाया नहीं अभी तक? बन गया बहू, बस बन गया। ये ले तेरे दम आलू और अचारी भिंडी। हाँ बस बस, खाकर देखती हूँ। पहले इस कटोरी में रायता डालो। छी 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 छी, क्या किया ये? सारी टेबल और फर्श पर रायता ही रायता गिरा दिया। एक काम करने को बोलो तो वो भी ठीक से नहीं होता आपसे। वो बहू गलती से गिर गया। चुप, एकदम चुप। और यहाँ भूत की तरह जम कर क्यों खड़ी हो गई आप? साफ करो इसे अच्छे से, और साफ करके दोबारा रायता बनाकर ले आओ मेरे लिए। ठीक है बहू, बस अभी करती हूँ साफ।
हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो धीरे धीरे साफ कर रही हो? जल्दी साफ करो और दोबारा रायता बना कर ले आओ मेरे लिए, खाने का पूरा टेस्ट ही खराब कर दिया। ओ हेलो, कहाँ बैठ रही हो? पता है ना अभी मैं खाना खा रही हूँ। मेरे खाना खाते समय आपकी टेबल पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे भूख लगी है बहू। चाहे भूख लगी हो या कुछ भी हो, जब तक मैं खाना नहीं खा लेती तब तक यहाँ पर नहीं बैठोगी आप। चलो जाओ यहाँ से, शांति से खाना खाने दो मुझे। सामने टीवी में ही अपनी ही वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सावित्री के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि अब वो जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाकर अपना मुंह छिपाए। सावित्री, कैसी लगी फिल्म? जीजी बोलना, जीजी ये जज क्या कर रही है? जीजी वो बस मुझे पता है, मुझे सफाई देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत झूठ बोलिया तूने इतने दिन तक। अपनी इस बहू की तारीफों के पुल बांध बांध के तूने मुझे मेरी इतनी गुणवती बहू के खिलाफ भड़काया। शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या कह रही थी तू कि मेरी बहू तो मेरे बिना खाने का एक निवाला भी नहीं खाती, हर महीने मना करने के बाद भी मेरे लिए 5-6 साड़ी खरीद कर ले आती है, मेरी इतनी सेवा करती है। तेरी बहू तेरी कितनी सेवा और कितनी खातिरदारी करती है वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और तेरी असलियत भी मेरे सामने आ गई। तेरी वजह से मेरे अपनी ही बहू से रिश्ते खराब हो गए। मेरी बहू तो सोना है सोना, लेकिन तेरी वजह से मैंने उसे भला बुरा कहा। अरे मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे रेणुका जैसी बहू मिली, और इसी बात से जलकर तूने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुझसे। तू तो बचपन से ही ऐसी है। मुझे लगा बड़ी होकर सुधर गई होगी, लेकिन तू तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। इससे पहले कि मैं तुझे गुस्से में कुछ और भला बुरा कह दूँ, चली जा यहाँ से। ये सब देखने और सुनने के बाद तो सावित्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अपनी इस हरकत से अपनी बहन के सामने हमेशा के लिए उसकी नज़रें नीची हो जाती है, और वो अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप वहाँ से उठकर 9-2-11 हो जाती है, और फिर कभी निर्मला देवी की गली से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करती। रोहन और कनक दोनों कहने को संजना के देवर और ननद थे, लेकिन मम्मी पापा के चले जाने के बाद उनकी भाभी संजना और बड़े भाई नवीन ने उन्हें सगे माँ बाप से बढ़कर प्यार किया। वो दोनों उनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके, इसलिए उन्होंने कभी खुद के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। बस उन्होंने उन दोनों को ही अपनी संतान मानकर उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। क्या बात है, बड़ी देर से देख रही हूँ, इस तरह गुमसुम क्यों बैठी है? मन में कोई बात है तो मुझे बता। वो भाभी, कॉलेज की पढ़ाई ना बहुत मुश्किल हो गई है। मैं सोच रही थी कि कोचिंग में एडमिशन ले लूं। अरे तो ले लेना, इसमें इतना क्या सोच रही है? भाभी, कोचिंग की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है, पर मंथ 5,000, इसलिए सोच रही हूँ कि रहने दूँ। अरे तुझे किसने बोला पैसों के बारे में सोचने को? हाँ, तेरे भैया भाभी है ना अभी सब संभालने के लिए। मैं तुझे फीस दे दूंगी, तू कोचिंग में एडमिशन ले ले। थैंक यू सो मच भाभी। पता है, आपके और भैया की वजह से मुझे और रोहन को कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती। आप दोनों हमें बिल्कुल उनकी तरह ही प्यार करते हो। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे, तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे ही तो हो। कनक कॉलेज चली जाती है और रात को खाने की टेबल पर। क्या बात है भाई रोहन, तुझे आधे घंटे से देख रहा हूँ, कभी इधर से उधर जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है। हाँ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? पक्का इसे कुछ चाहिए, लेकिन बोल नहीं रहा है। अरे बता दे अपने भैया को जो भी चाहिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी, अब बिना बोले सब कुछ कैसे समझ जाती हो? इतने से थे जब इस घर में मैं आई थी। तुम दोनों की हर छोटी छोटी हरकत का पता है मुझे। जब गुस्से में होता है तो कैसे तेरे गाल लाल हो जाते हैं, और जब कुछ चाहिए होता है तो कैसे पूरे घर में चक्कर काटने लगता है। भाभी, चल अब बता क्या चाहिए। भैया, वो मेरी जो पुरानी बाइक है ना, बिल्कुल ख़राब हो गई है। थोड़ी दूर चलाता हूँ फिर अपने आप बंद हो जाती है। कितनी बार तो कॉलेज से धक्का मार कर घर तक लाना पड़ता है मुझे। मैं कह रहा था आप मुझे कोई सेकेंड हैंड ही बाइक दिला दो तो। अरे तो इस बात को कहने के लिए तू इतना हिचक क्यों रहा है? मेरे छोटे को बाइक चाहिए तो दिला देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और सेकंड हैंड क्यों भाई, नहीं दिलाएंगे। थैंक यू भैया। दोनों भाई बहन अपने भैया भाभी से जो भी मांगते वो हमेशा उन दोनों को उससे बेहतर देने की कोशिश करते।
रोहन और कनक भी अपने भैया भाभी की हर बात मानते थे। उनकी रिस्पेक्ट को वो सबसे ऊपर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता है और रोहन के भैया भाभी ने उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड खुशी से करवा दी। रोहन चलो ना आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जब से हनीमून से आए हैं तब से तुम एक बार भी मुझे बाहर लेकर नहीं गए। चलो ना, आज हम दोनों लंच डेट पर उसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं जहाँ शादी से पहले छुप छुप के मिलते थे। तुम्हारा कहा भी मैं कभी टाल सकता हूँ क्या? तुम्हारा जहाँ भी जाने का मन है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा जाने मन। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी नवीन रोहन को आवाज लगाता है। रोहन कहाँ है, एक बार जरा यहाँ तो आ। आया भैया। रोहन हॉल में आता है। जी भैया कहिए। अरे रोहन, तुम्हें वो मिस्टर शेट्टी याद है जिनके साथ हमने पिछले साल मीटिंग की थी? ऑर्डर हाथ में आते आते रह गया था। इस बार उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। मुझे अभी मिस्टर ओबेरॉय के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वरना मैं ये सब कुछ हैंडल कर लेता। अगर तुम फ्री हो तो तुम मीटिंग के लिए चले जाओ। हाँ भैया मैं तो फ्री ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर शेट्टी के साथ मैं मीटिंग कर लूँगा। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नवीन के जाने के बाद रोहन वापस अपने कमरे में आता है तो खुशी उसके सामने गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर खड़ी थी। अरे क्या हो गया तुम्हें, यूँ इस तरह गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हो? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, क्या जरूरत थी मीटिंग के लिए हाँ बोलने की? भैया को बोल सकते थे ना कि मैं अभी खुशी के साथ लंच डेट पर जा रहा हूँ, मीटिंग पोस्टपोन भी तो हो सकती थी। अरे खुशी ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी भैया पिछले साल से उस क्लाइंट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, फाइनली उनके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं कर सकते। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। काम तुम्हारे भैया का और मीटिंग में जाओ तुम। वो क्लाइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो खुद क्यों नहीं चले गए वो मीटिंग में? खुशी ये तुम भैया के बारे में किस तरह से बात कर रही हो? वो मेरे लिए मेरे भैया नहीं बल्कि मेरे पिता समान है। बचपन से उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है, तो क्या मैं उनके लिए उनका ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? ठीक है तो करो फिर। खुशी जरा यहाँ आना, तो खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। आ रही हूँ दीदी। कहाँ बाहर जाकर मजे से लंच करने वाली थी और अब घर में रुककर इनके साथ खाना बनवाओ। खुशी मुंह बनाकर किचन में चली जाती है। बोलिए दीदी। सुनो खुशी, परसों नहाते हुए ना मेरे कान में ज़रा पानी चला गया था, तब से कान बहुत दर्द कर रहा है। तुम सबके लिए खाना बना लो ना। ये दोनों भाई जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो बाहर ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं हैं, मीटिंग से आते ही खाना मांगेंगे। तो तुम मटर पनीर की सब्जी बना लेना, और सुनो ये दूध रखा है ना, इसको फाड़ कर इसका पनीर बना लेना। दोनों भाई बाहर का पनीर खाते ही नहीं है, पेट में दिक्कत हो जाती है ना। ठीक है दीदी। खुशी को समझाकर संजना डॉक्टर के पास चली जाती है। अलग ही ड्रामे इन सब के। अरे भाई पूरी दुनिया दुकान से पनीर ला कर ही खाती है, इन्हें घर में अलग तामझाम करने के अलग ही शौक लगे हुए हैं। मैं नहीं फाड़ने वाली इस दूध से कोई पनीर वनीर। जब दुकान पर इतनी आसानी से पनीर मिल जाता है तो खामखा मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? खुशी दूध के पतीले को फ्रिज में रख देती है और सामने वाली दुकान से पनीर लाकर उसकी सब्जी बना देती है। शाम को सभी घर आते हैं। अरे भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। लगवा रही हूँ भाई, लगवा रही हूँ। वैसे भी आज सारा खाना तेरी खुशी ने बनाया है, तो आज तो खाने में तुझे अलग ही स्वाद आने वाला है। खुशी सबके लिए खाना सर्व करती है, लेकिन दोनों भाई जैसे ही खाना खाते हैं तो पनीर का टेस्ट कुछ अलग लगता है। आज पनीर का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है, बड़ा ही हैवी हैवी सा लग रहा है इसे खाती। ये बाहर का पनीर तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं खुशी को बोल कर गई थी, उसने घर पर ही पनीर फाड़ा है। नहीं दीदी, वो मुझे ना पनीर फाड़ने के लिए नींबू मिले ही नहीं, तो मैंने दुकान से पनीर लाकर बना दिया। अरे यार नींबू नहीं मिल रहे थे तो भाभी से फ़ोन करके पूछ लेती। बाहर के पनीर से हम दोनों भाइयों का पेट खराब हो जाता है। आज तक जितनी बार भी हमने बाहर का पनीर खाया है मुझे तो हमेशा फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसीलिए भाभी स्पेशली मेरे लिए घर पर ही पनीर बनाती है। तुम्हें सब पहले से पता है, फिर भी बिना सोचे समझे ऐसी सब्जी बना दी। हम दोनों तो ये सब्जी नहीं खा सकते। भाभी आप प्लीज़ हमारे लिए दोबारा सब्जी बना दो ना। ठीक है, मैं बना देती हूँ। संजना जल्दी जल्दी में सबके लिए दाल बना कर ले आती है और दोनों भाई बड़ी ही खुशी से उसे खा लेते हैं। पर यह देखकर खुशी बुरी तरह जल भून जाती है। मैंने इतनी अच्छी मटर पनीर की सब्जी बनाई, वो इन्हें अच्छी नहीं लगी, और दीदी की बनाई दाल दोनों भाई चुपचाप खा गए। अगले दिन, खुशी मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक तुम घर में झाड़ू लगा दो। क्या दीदी, हर रोज़ घर का काम कर करके मैं बहुत पक गई हूँ। घर में काम वाली रख लेते ना, मुझसे रोज़ रोज़ घर का काम नहीं होता।
अरे खुशी, हम घर में 5 तो लोग हैं, ज़रा सा काम होता है। इतने से काम के लिए भी घर में क्या नौकरानी रखनी। हाँ भाभी, जब आप घर में नहीं आई थी तो कभी कभी मैं भाभी की मदद करवा देती थी, वरना भाभी तो अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। आपको तो भाभी ज़्यादा काम करने भी नहीं देती। हाँ खुशी, घर का ज़्यादातर काम तो भाभी ही कर लेती है। तुम भाभी का थोड़ा बहुत हाथ तो बटा ही सकती हो। इतने से काम के लिए भी घर में मेड रखने की ज़रूरत है क्या? अरे लेकिन छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाय। सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी खुशी अपने कमरे में गुस्से में अकेले बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जब देखो तब भैया भाभी भैया भाभी भैया भाभी। इन दोनों बहन भाई के लिए उनकी बात ऐसे होती है जैसे पत्थर की लकीर। भाभी ने बोला घर में मेड नहीं आएगी तो दोनों बहन भाई उसकी साइड हो गए। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता घर में। लेकिन बस अब और नहीं, अगर इस घर पर अपना राज चलाना है तो डिवाइड एंड रूल तो खेलना ही होगा। जब तक इन दोनों बहन भाई को भैया भाभी के खिलाफ नहीं करूँगी तब तक ये दोनों उनको ही भगवान की तरह पूछते रहेंगे। चल खुशी, शुरू हो जा अब। कुछ दिन बाद, कनक, मैंने और तेरे भैया ने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। अगर तू बोले तो उन्हें घर पर रिश्ते की बात करने के लिए बुला लें। जैसा आपको ठीक लगे भाभी, आप दोनों मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते उन्हें घर बुला लेते हैं। वाह खुशी बेटा, अच्छा मौका मिला है तुझे कनक को भैया भाभी के खिलाफ भड़काने का। खुशी छिपा कर रिश्ते वाले की डिटेल्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का नवीन का एक बिजनेस क्लाइंट है। अब वो इस बात का फ़ायदा उठाकर कनक के सामने अपनी बनाई हुई कहानी पेश करती है। क्या बात है भाभी, आप इस तरह दबे पाँव मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आई? अरे बात ही कुछ ऐसी है कनक, समझ में नहीं आ रहा तुझे कैसे बताऊं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। देखिए भाभी, प्लीज़ मुझे डराइए मत। क्या नहीं कर सकते भैया भाभी मेरे साथ? क्या हुआ है? अरे कनक, जो लड़का इस हफ्ते तुम्हें देखने आने वाला है ना, दरअसल वो नवीन भैया का बिजनेस क्लाइंट है। हाँ ये तो मुझे पता है भाभी, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ओफो, तुम ना बहुत भोली हो कनक। एक्चुअली कल मैंने भैया भाभी को बात करते हुए सुन लिया था। वो दोनों तुम्हारी शादी इसलिए उससे करवाना चाहते हैं क्योंकि इसके बदले उन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मिलेगी। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ डील के लालच में वो तुम्हारी शादी उससे करवा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब ये मैंने अपने कानों से सुना तो एक पल को तो मैं भी इस बात को हजम नहीं कर पाई। देखो खुशी, भले ही उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे माता पिता तो नहीं है ना। तुम मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। कभी कभी ना जो इंसान हमें सामने से अच्छा लगता है वो वैसा होता नहीं, और सच तो कभी कभी बहुत कड़वा होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, बाकी फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा किया भाभी जो आपने सब कुछ मुझे बता दिया। आज के बाद मैं फिर कभी भैया भाभी पर भरोसा नहीं करूँगी और ना ही उनकी पसंद से शादी करूँगी। कनक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो, एक तो कब्जे में आ गई, अब दूसरे की बारी। शाम को जैसे ही खुशी को रोहन की बाइक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कमरे में परेशान होकर बैठ जाती है। अरे खुशी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतने परेशान क्यों हो? नहीं रोहन, कुछ नहीं हुआ। कुछ बात तो ज़रूर है, बताओ मुझे क्या हुआ। बता भी दूंगी तो कौन सा आप मुझ पर यकीन कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो खुशी, बताओ मुझे क्या बात है। आज मैं ना जब घर की सफाई कर रही थी तो मैंने भैया भाभी को कहते सुना कि कनक की शादी में रोहन से आधे पैसे ले लेंगे, और एक बार कनक की शादी हो जाए उसके बाद इन दोनों को घर से निकाल देंगे। क्या? भैया भाभी ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं जानती थी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए आपको बताने से मैं कतरा रही थी। आप खुद सोचिए ना, अब तो आपकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी घर के पेपर्स में भैया भाभी ने आपको आपका हिस्सा दिया नहीं ना। ये पूरा घर अभी भी भैया के नाम पर है। भैया भाभी के प्यार में इतने भी अंधे मत बनो कि आपको उनकी सच्चाई ही दिखाई ना दे। अभी भी वक्त है, भैया से कहकर अपना हिस्सा मांग लीजिए और इस घर का बंटवारा करवा लीजिए, वरना कल को हम दोनों के पास पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। कनक बड़ी ही चालाकी से रोहन को अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी रात के समय, कनक, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी निकाल दी है, जब रिश्ते वाले आएंगे ना तो तुम वही साड़ी पहन लेना। मैं आपको बताना भूल गई भाभी, लेकिन मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। आप उन्हें आने के लिए मना कर देना।
अरे पहले तो तूने हाँ बोला था, अब अचानक तुझे क्या हो गया? विद्युत बहुत अच्छा लड़का है। नहीं भैया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कितना अच्छा लड़का है, और आप क्यों मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी, और प्लीज़ मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? आज से पहले तो इसने कभी हमसे इस तरह की बात नहीं की। बात तो मुझे भी आपसे कुछ करनी है भैया। हाँ बोल, क्या बात है? देखिए भैया, मैं बात को ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। हम दोनों चाहते हैं कि आप हमें इस घर में से हमारा हिस्सा दे दें। हम दोनों अपना सेपरेट घर बनाकर रहना चाहते हैं। आसान शब्दों में आप घर का बंटवारा कर दीजिए। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो रोहन? हम सब एक साथ इतने अच्छे से रहते हैं, फिर भला घर का बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है? देखिए भाभी, मैं अब आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में और नहीं आने वाला। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इस घर पर जितना हक भैया का है उतना ही हक मेरा भी है। इसलिए जितनी जल्दी घर का बंटवारा हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं कल ही वकील को घर पर बुला लूँगा। अरे लेकिन नहीं संजना, कोई लेकिन बेकिन नहीं। अगर ये ऐसा चाहता है तो फिर ऐसा ही होगा। चलो अपने कमरे में चलते हैं। नवीन और संजना बड़े ही परेशान चेहरों के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन वकील घर पर आकर घर का बंटवारा कर देता है, और घर का बंटवारा करवाने के बाद रोहन खुशी के साथ अपने सेपरेट घर में रहने लगता है। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। इस खुशी से आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो भैया भाभी क्या चीज़ है। अब कोई भैया भाभी की किटकिट नहीं, आराम से जो मर्जी अपने घर में करूँगी। अब कनक भी हमेशा अपने भैया भाभी से उखड़ी उखड़ी रहती, कभी सीधे मुंह से बात तक नहीं करती, और घर का बंटवारा होने के बाद कभी रोहन भी उनका हालचाल पूछने नहीं आता। जिन दोनों को अच्छा भविष्य देने के लिए नवीन और संजना अपने बच्चों को भी इस दुनिया में नहीं लाए, आज खुशी की वजह से वो दोनों उनके चेहरे की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब नवीन और संजना का मन अंदर ही अंदर उन्हें काटने को दौड़ता था। ऐसे ही कुछ समय बीता और खुशी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम प्लीज़ थोड़े दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। तो मैं क्या करूँ खुशी? मेरे सर पर इतने सारे खर्चों का प्रेशर है कि मैं चाहकर भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। तुम अपने मायके में फ़ोन करो ना, तुम्हारी माँ या भाभी थोड़े दिन यहाँ आ जाएगी। मैंने फ़ोन किया था, लेकिन भाभी ने कहा कि उन्हें पहले ही बहुत काम है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इस वक्त हम भैया भाभी के साथ होते तो तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाभी अकेले ही सब संभाल लेती। बस करो, मुझे यहाँ तुम्हारी भाभी की बड़ाई नहीं सुननी। तुम्हें ऑफिस जाना है ना, जाओ अपने ऑफिस। रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से खुशी को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो रोहन को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन मीटिंग में फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उसे कॉल का पता ही नहीं चलता। जब खुशी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो हार कर अपनी जेठानी संजना को ही फ़ोन करती है। संजना अपना सब काम छोड़कर तुरंत ही खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ संजना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। तुम्हें पता है, मैं भी हमेशा से चाहती थी कि मेरी भी ऐसी ही प्यारी सी बेटी हो, लेकिन रोहन और कनक को संभालने में कभी अपने बच्चे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दोनों के साथ इतना घुल मिल गई कि उन दोनों को हमेशा मैंने अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन ये कहते हुए संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसका दर्द उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। आज अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद खुशी संजना और नवीन के मन में रोहन और कनक के लिए उनकी ममता समझ पाई। उसे आज अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। जब कनक और रोहन जी आपकी और नवीन भैया की हर बात में हाँ मिलाते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने कनक और रोहन जी को आपसे इतना दूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। मैं फिर से आपकी देवरानी बनकर आपकी छाया में रहना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। आप तो रोहन जी की बड़ी भाभी थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें माँ से बढ़कर प्यार किया। इस परिवार को तोड़कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आज मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को नहीं गंवा सकती। मैं कब से इस दिन के इंतज़ार में थी कि तुम दोनों फिर से हमारे साथ रहने आ जाओ, और अब तो हमारी गुड़िया रानी भी हमारे साथ उस घर में रहेगी। रोहन आता ही होगा, तुम उसके साथ गुड़िया को लेकर घर आना। तब तक मैं घर जाकर तुम्हारे स्वागत की तैयारी करती हूँ।
अंत में खुशी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो सभी के सामने सब कुछ सच सच कबूल करके सबसे माफ़ी भी मांग लेती है और फिर से उनका पूरा परिवार उसी तरह प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है। ये कहानी है रिया की, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और अपनी रसोई में खड़ी रिया ये सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए। क्या बनाऊं नाश्ते में? पोहा बनाऊं क्या? नहीं, घर में किसी को पोहे से एलर्जी है। पर किसे एलर्जी थी? वो कॉपी कहाँ गई? मैंने सारी डिटेल्स लिख कर तो रखी थी। और रिया पूरे किचन में उस डायरी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद शकुंतला किचन में आती है। क्या ढूंढ रही है बहू? मुझे पूछ, मैं बता देती हूँ, ऐसे हड़बड़ा मत। नहीं है ना तू भूल गई होगी? वो मैं किचन का सामान नहीं ढूंढ रही हूँ मम्मी जी। मैंने एक नोट बना कर रखा था जिसमें मैंने लिख रखा था कि घर में कौन क्या खाता है क्या नहीं, उस हिसाब से खाना बनाऊंगी ना। इस तरह लिखा पढ़ी करके रसोई संभलती है क्या बहू? रसोई तो प्रेम से चलती है। 2-4 दिन सबका काम करती रहेगी तो अपने आप ज़बान पर याद हो जाएगा कि किसे क्या पसंद है और क्या नहीं। चल अब कोई बात नहीं, तू डोसा बना ले। ठीक है मम्मी जी। ये कहकर शकुंतला रसोई से बाहर चली जाती है, पर असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। डोसे के लिए तो डोसा मेकर लेकर आई थी, पर सांभर कैसे बनाऊं? सांभर में कौन सी दाल जाती है? मम्मी को कॉल लगाती हूँ। किसी भी नई विवाहिता की तरह अपनी रसोई की समस्या हल करने के लिए रिया अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्या करूं मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन से दाल की सांभर बनती है? वो गोल गोल वाली या जो वो पीली पीली छोटी वाली होती है उसकी? और ये मसूर की दाल कौन सी होती है मम्मी? और ये एक ऑरेंज कलर की दाल भी दिख रही है, ये कौन सी नई दाल है अब? अरे रुक जा मेरी लाडो, मुझे पता था शादी के बाद तुझे ये सारी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए तो मैं तुझे पहले ही ट्रेनिंग दे रही थी। पर नहीं, तू तो सुनती नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने एक चार्ट पेपर में दाल के दानों को चिपका दिया था और नीचे उनका नाम लिख दिया था। जा तू अपना बैग देख, तेरे बैग के साइड चेन में होगा वो चार्ट पेपर, उसमें देख ले। मम्मी तुम ना होती तो मेरा क्या होता। लव यू लव यू लव यू। अभी तक अपनी डायरी ढूंढ रही रिया अब दाल की लिस्ट का चार्ट पेपर ढूंढना शुरू कर देती है। सारा सामान तो उलट दिया, न जाने कहाँ रखा है मम्मी ने चार्ट पेपर। और इसी में और आधा घंटा निकल जाता है। अपनी बहू के नाश्ते की प्रिपरेशन देखने के लिए शकुंतला किचन में जाती है तो देखती है कि रिया तो किचन में है ही नहीं। अरे रिया बहू कहाँ चली गई? अपनी बहू को ढूंढती हुई शकुंतला उसके कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रिया ने अपने कमरे को उथल पुथल कर रखा है। अरे तू अभी भी सबकी पसंद नापसंद वाली लिस्ट ढूंढ रही है क्या बहू? यही करती रहेगी तो नाश्ता कब बनाएगी? मम्मी जी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सांभर किस दाल से बनती है, तो मैं ना वही दाल की लिस्ट ढूंढ रही हूँ, बस अभी मिल ही जाएगा। सवेरे सवेरे रसोई छोड़कर अगर बहू कमरे में चीज़ें ढूंढती रहेगी ना तो बन गया नाश्ता और संभल गई रसोई। ऐसे रसोई नहीं संभली जाती बहू। कभी चिट्ठी कभी चार्ट पेपर, सारी पढ़ाई लगता है यहीं कर लेगी तू। बेचारी रिया फटाफट जाकर किसी तरह नाश्ता तैयार करती है। और ये तो एक ही इंसिडेंट था, रसोई के काम में तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये तो हर गृहिणी जानती ही होगी। एक रोज रिया किचन में काम कर रही थी कि पीछे से प्रेम आता है। ऑफिस नहीं गए तुम? ना, नहीं गया। आई एम सो सॉरी रिया, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आज मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। सो आज का मेरा सारा वक्त तुम्हारा। और तभी प्रेम की फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। 2 मिनट सांस नहीं लेने देगा ये बॉस। हाँ सर, मैं लॉग इन करके ही बैठा हूँ। स्क्रीन सामने ही है सर, कुछ सर्वर इश्यू है आई गेस। अच्छा रिया, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम प्लीज 1 कप कॉफी पहुंचा देना। ये मिला मुझे इनका टाइम। रिया जल्दी से प्रेम के लिए कॉफी बनाना शुरू करती है। पर सिर्फ कॉफी क्या दूंगी प्रेम को, साथ में ब्रेड जैम भी ले जाती हूँ, कुछ खा लेगा बेचारा। हल्का नाश्ता भी हो जाएगा, फिर कुछ देर में कुछ अच्छा बना लूंगी। ला 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 ला। गुनगुनाती हुई रिया कॉफी बनाती है, फिर फ्रिज से ब्रेड निकाल कर लाती है। ओहो, एक चीज निकालती हूँ तो दूसरी रह जाती है। प्रिया एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े दूसरे हाथ से फ्रिज खोलती है और जैम निकाल कर लाती है। ब्रेड पर जैम लगाकर रिया तुरंत नाश्ता तैयार कर लेती है। हो गया नाश्ता रेडी। पर ये कॉफी मग कहाँ गया? अभी तो मैंने कॉफी बनाई थी। ये भगवान, न जाने मैं चीज़ों को कहाँ रख देती हूँ। मैंने कॉफी बनाई भी थी कि नहीं?
खैर फिर से कॉफ़ी बना लेती हूँ। रिया फिर से कॉफ़ी बनाती है। चलो सब कुछ हो गया। रिया जल्दी से कॉफी लाओ ना, सर फटा जा रहा है मेरा। हाँ हाँ प्रेम, हो गया, बस 1 मिनट। इस ब्रेड और जैम को वापस फ्रिज में रख देती हूँ, वरना मेरे पीछे से मम्मी जी किचन में आ गई तो फिर से कहेंगी एक रसोई नहीं संभाली जाती, सब स्लैब पर छोड़ गई। रिया जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखती है कि कॉफी का मग तो फ्रिज में है। ये भगवान, मैं ना पागल हो जाऊंगी। रिया चाय नाश्ता लेकर प्रेम के कमरे में जा रही थी कि हॉल में बैठी शकुंतला कहती है, कमरे की तरफ ही जा रही है ना बहू तो मेरे ड्रॉअर से पेन किलर का पत्ता लेती है आना। तेरे पापा जी के सर में अभी बहुत तेज दर्द है। न जाने इन बाप बेटे को आज क्या हो गया है, दोनों ही सर पकड़े बैठे हैं। हाँ मम्मी जी, अभी 1 मिनट में लाई। रिया फौरन अपनी सास के कमरे में जाती है, उन्हें पेन किलर ला कर देती है और फिर जाती है प्रेम के कमरे में। क्या क्या क्या? अरे कॉफी कहाँ है? ये मेरे हाथ में तो है। हैं? कॉफी कहाँ गई? मेरे हाथ में ही तो थी। क्या रिया, इतनी देर से 1 मिनट करके तुम क्या लेकर आए हो? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा मैं खुद ही कॉफी बना लेता। एक रसोई तक सही से नहीं संभली जाती तुमसे। पर मैं किचन से कॉफी और ब्रेड जैम लेकर आई थी तुम्हारे लिए। तुमने कहीं खा तो नहीं लिया ना? सच बोलो। देखो कहाँ है, ढूंढो। मैंने तो नहीं पी कॉफी, हमेशा की तरह तुम कहीं रखकर भूल गई होगी। अरे कहाँ से मिलेगी कॉफी कमरे में, बाहर टेबल पर छोड़कर जो चली गई है। तुमसे ना एक रसोई नहीं संभाली जाती, 2 काम में ये इधर का उधर कर देती है। पहले की तरह जॉइंट फैमिली होती ना तो न जाने इस घर का क्या होता। क्या तुम बहू को हर वक्त ताना देती रहती हो? कितने दिन हुए उसे आए? समझ में वक्त लगता है इंसान को। 2 महीने में क्या क्या सीख लेगी? थोड़ा समय दो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अरे समझ तो उसे आ जाएगी, पर उसकी समझ आते आते मेरी समाधि का समय ना हो जाए। अपने हिसाब से रिया सब कुछ मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर चीजें मैनेज हो तब ना। एक संडे की सुबह, आज मैं फ्री हूँ रिया, तो बता दो किचन का क्या क्या सामान लाना है। एक बार में लिखवा दो, वरना तुम कहती हो चीनी रह गई, चपाती रह गई। हाँ बाबा हाँ, इस बार तो हर चीज खत्म होते होते मैंने लिख ली थी। ये रही लिस्ट, पकड़ो। एक एक सामान लिख दिया है और क्या कितना लाना है वो भी मेंशन है बगल में। फिर भी एक बार पहुंच के ना मुझे कॉल कर देना, कुछ याद आया तो बता दूंगी। और लंबी लिस्ट दे देती। प्रेम किचन का सारा सामान लाकर किचन में रख देता है। 2 दिन बाद रात को सभी डिनर कर रहे थे। खाना तो बहुत अच्छा बनाना सीख गई हो तुम रिया, बिल्कुल वही स्वाद आ रहा है जैसा मुझे चाहिए था। है ना, मुझे भी लग रहा था बिल्कुल मम्मी जी के हाथों का स्वाद आ रहा है ना। चलो फाइनली आज सब सही हुआ है, कुछ भी यहाँ वहाँ रख कर भूली नहीं हूँ, टेस्ट भी परफेक्ट। तभी मनोज कहता है, बहू एक पापड़ लाना तो। अब मेरे लिए भी पापड़ सेक देना रिया। पापड़ के बिना तो खाना पूरा ही नहीं होता, मेरे लिए भी एक सेक देना बहू। रिया फौरन किचन में जाती है और पापड़ का डब्बा खोलती है। हे भगवान, पापड़ तो आधा ही है, अब इस आधे पापड़ में से मैं किस किस को दूं? किचन से उस आधे पापड़ को खाती हुई रिया बाहर आती है। वो क्या है ना मम्मी जी, पापड़ खत्म हो गया था, मेरा मतलब है कि हो गया है। अरे अभी 2 दिन पहले तो राशन आया था बहू, तुझे बताना चाहिए था ना प्रेम को कि पापड़ खत्म होने वाले हैं। वो तो गया ही था राशन लाने, ये भी लेता आता। देख लीजिए, आप ही कहते थे ना समझ जाएगी। 6 महीने हो गए शादी को, क्या समझी है? एक रसोई नहीं संभलती बहू तुझसे। एक सुबह मनोज और शकुंतला हॉल में बैठे थे। 9 बजने को आए, अभी तक बहू उठी नहीं। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ही जाकर सभी के लिए चाय बना लेता हूँ। मनोज किचन में जाता है और फ्रिज से दूध निकालता है। माँ के सामने चाय बनाई थी आखिरी बार, रसोई में आते ही सारी यादें ताज़ा हो गई। सब कुछ लग रहा है पहले की तरह है। ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगा सभी को कि सब पीते रह जाएंगे। वैसे चाय पत्ती कहाँ है? मनोज इधर उधर सारे डब्बों को खोलकर देखना शुरू कर देता है, पर उसे कहीं भी चाय पत्ती नहीं मिलती। ये चाय पत्ती कहाँ है? चाय पत्ती के बिना चाय कैसे बनेगी? बहू से पूछ कर आता हूँ। मनोज शोर ना करते हुए अपनी बहू के कमरे में जाता है। मैं कुछ देर में किचन में आती हूँ पापा जी, वो क्या है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ, हम देख लेंगे। मैं किचन में चाय बना ही रहा हूँ, बस ये बता दे कि चाय पत्ती कहाँ रखी है तूने? भुजिया की पैकेट नहीं है क्या? आलू भुजिया की पैकेट के अंदर है,
वो क्या है ना, उसके ऊपर चेन रहती है ना, तो आराम से चीज़ें पैक हो जाती है। डिब्बे में भरो तो स्पेस भी ज़्यादा जाता है ना। ठीक ठाक रसोई संभाल रही है बहू, तो अच्छा है। अपनी बहू की बात सुनकर मनोज तो शॉक में चला जाता है। चाय पत्ती अगर आलू भुजिया के पैकेट में है तो ज़रूर पापड़ के डिब्बे में चीनी मिलेगी। ये बहू ने किचन को कैसे उथल पुथल करके रखा है। आज तो लगता है चाय बनाने में ही 2 घंटे चले जाएंगे। अब ये सॉस पैन कहाँ है? उफ। मनोज चाय बनाने में ही परेशान हो जाता है और बुरी तरह थक जाता है। हॉल में शकुंतला के पास जाकर कहता है, हे भगवान, ऐसी रसोई मैंने कभी नहीं देखी। क्या हालत कर रखी है बहू ने रसोई की, कोई सामान जगह पर नहीं मिलता। नहीं नहीं, तुम तो बड़े वफादार बन रहे थे अपनी बहू के, बहुत साइड ले रहे थे ना उसकी। जाओ जाओ, नाश्ता भी आज तो तुम ही बनाओ। अरे प्रेम बेटा, जाकर बाहर से नाश्ता ले आना। अब धीरे धीरे रिया के इस नेचर से सभी परेशान होने लगे थे। एक संडे सभी साथ में बैठकर गप्पे लगा रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे से मनोज के कुछ रिश्तेदार घर पहुंचते हैं। अरे मनोज, ये मौज में ना। अरे गोटी, तेरी हाइट रह गई छोटी। आज अचानक तू यहाँ कैसे इतने सालों के बाद? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे करण, तुम भी आए हो? रिया, मिलो मेरे अंकल से, यूएस में रहते हैं। यूँ तो अंकल पापा के फ्रेंड है, पर मेरे लिए मेरे खुद के चाचा समान है। मेरी एमबीए के लिए 14 लाख रुपए की फंडिंग इन्होंने ही की थी। आज के ज़माने में कौन करता है इतना सब किसी अनजाने के लिए। एक थप्पड़ खाएगा तू, बहुत बड़ा बन गया है ना तू, एहसान की बात कर रहा है। देख रहा है मनोज, देख देख कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तेरा बेटा। चाचा ने इसके लिए कुछ कर दिया तो वो एहसान हो गया है? बहू, ये पानी ले जा सामने से, मुझे भी एहसान नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, आप तो बेकार में नाराज हो गए। सिर्फ पानी परोसोगी भाभी तो नाराज नहीं होगा क्या? मुझे तो बहू के हाथ के आलू के पकौड़े खाने हैं। ये हुई ना बात, जल्दी जा बहू। जी पापा जी। सभी के बीच पुरानी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सभी हंसी ठिठोली कर रहे थे। रिया फौरन किचन में जाती है और आलू के पकोड़े बनाना शुरू करती है। स्टफिंग तो बन गई, बस पकोड़े तलने हैं, 2 मिनट का काम है। जैसे ही रिया तेल का डिब्बा खोलती है तो वो देखती है कि डिब्बे में तो तेल ही नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रेम तो बाहर सबके साथ बैठा हुआ है, उसे मैसेज करती हूँ। रिया प्रेम को मैसेज करती है पर प्रेम मैसेज देखता ही नहीं। किचन से इशारे करती हुई रिया प्रेम को किचन में बुलाती है। अरे क्या हो गया? बाहर मेहमान बैठे हुए हैं यार, अच्छा लगता है क्या? तुम भी ना प्रेम कुछ भी समझ लेते हो। मैं तुम्हें इसलिए बुला रही थी कि वो तेल ना खत्म हो गया है, पकोड़े कैसे तलूं? तुम्हारे किचन में हमेशा कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। तुम्हें तेल तो देख कर रखना चाहिए था रिया। अब मैं क्या करूँ, सामने से अगर तेल लेकर आऊंगा तो अंकल क्या समझेंगे कि हमारे घर में तेल भी नहीं रहता। अच्छा, मैं ऑफिस का कुछ बहाना करके बाहर निकलता हूँ और किचन की खिड़की से अंदर तेल तुम्हें पकड़ा दूंगा। अच्छा सुनो, बाहर जा रहे हो ना तो धनिया पत्ता भी लेते आना। और कुछ? नमक, मिर्च, इलायची, गुड़ और कुछ? नहीं नहीं, सब है। ठंडा भी लेते आना, क्या पता मांग ले। ऑफिस का बहाना करके प्रेम घर से बाहर जाता है और सामान लाकर रिया को खिड़की से पकड़ाते हुए कहता है, अब हमारी इज्जत बनाए रखना रिया, सभी के सामने जल्दी से पकोड़े बनाकर ले आओ। जल्दी जल्दी पकौड़े बनाकर रिया बाहर लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है कि गौतम कहता है, ये पायल, पकोड़ों के ऊपर लाल लाल क्या चल रहा है? आउच, ये क्या काट रहा है मुझे तब से? ये मर जाने मच्छर। बेटा खिड़कियां बंद कर दे। चींटियां चींटियां, अरे पापा पकोड़े के ऊपर तो लाल लाल चींटियां चल रही है, हटाओ इसे, कोई मेरे ऊपर चढ़ गई है तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी आधे घंटे पहले ही लक्ष्मण रेखा लगाई थी। परेशान कर दिया है ये निगोड़ियों ने। गर्मी आई नहीं कि आना शुरू हो जाता है। मेहमानों के सामने करवा दी ना बेइज्जती, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। क्या बताऊं मैं भाभी जी, ये परेशान कर दिया है मेरी बहू ने मुझे। एक रसोई नहीं संभाली जाती इससे। कोई बात नहीं भाभी जी, धीरे धीरे संभाल लेगी। इसे तो ले जा बेटा, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत बनाना। मम्मी, मेरी बॉडी में देखो ना कैसे बम्स आ गए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है मम्मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। माफ करना मनोज, पर अगली बार मिलते हैं। ये कहकर गौतम की फैमिली वहां से चली नहीं भाग जाती है। तुम किचन छोड़ ही दो रिया, तुम्हें पता भी है कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है तुमने हमारा। अंकल यहाँ कुछ देर और रुकते तो अच्छी खासी मोटी रकम देकर जाते हमें। छोटे मोटे लोग नहीं है वो। बस बात हुआ, अब मैं और नहीं संभाल रही किचन।
आप लोग अपनी रसोई खुद संभालिए। और इतने दिन से चुपचाप सब कुछ सुन रही रिया आज बोल पड़ती है, और बोलती भी है तो ऐसा। 5 साल बाद बिस्तर पर लेटी हुई कांपती हुई आवाज में शकुंतला अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, तू प्रेम की कॉफ़ी मेरे कमरे में रख कर चली गई और मेरी दवाई ले गई। अब मेरी दवाई अपने ससुर जी को मत दे देना। ओहो, अब चौक कैसे लगाऊं? हिंग तो मंगवाना ही मैं भूल गई। प्रेम जी। 5 साल बाद भी रिया से उसकी रसोई संभाली जाती ही नहीं है।